नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारे इकोनॉमी का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और राष्ट्रीय आय का आकलन किन विधियों से किया जाता है। आय, व्यय, उपभोग इत्यादि विधियों के द्वारा हम जो है अपनी राष्ट्रीय आय का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आय से संबंधित उन सभी तथ्य और गतिविधियों को और सारे कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है जो कि हमारी अध्ययन को और भी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को समझने में रहती है कि क्या है जीडीपी, कैसे इसको हम निकालते हैं, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है इत्यादि। ये सारे जो निकालने के इनके फॉर्मूले हैं, किस तरीके से हम इनको काउंट करते हैं। तो आज ही हम बहुत विस्तार से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको समझा जा सके। तो राष्ट्रीय आय में हम विभिन्न टॉपिकों को देखेंगे, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी, एनएनपी इत्यादि के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से विश्लेषण करेंगे। राष्ट्रीय आय का मतलब यह रुपयों या पैसों से नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय आय है तो हम उसको रुपयों में मापेंगे, लेकिन नहीं। यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहाँ हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर बात करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर या फिर उसके ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। वस्तुओं और सेवाओं जो वर्ड हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन पर आपको फोकस रखना है। अंत में जाकर हम क्या करते हैं कि उस वस्तुओं और सेवाओं का कितना मूल्य हमने अर्जित किया, उसको फिर हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन मेन फैक्टर जो रहता है, मेन वर्ड जो रहता है, वो फोकस रहता है आपका वस्तु और सेवा पर रहता है। तो राष्ट्रीय आय में क्या रहता है, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय एक विस्तृत अवधारणा है। राष्ट्रीय आय क्या है, एक विस्तृत अवधारणा होती है। राष्ट्रीय आय एक विस्तृत अवधारणा जिसमें एक राष्ट्र की, कोई भी राष्ट्र है जैसे भारत हो गया, तो उसके अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, चाहे वो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, किसी वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन कर रही हैं, यानी उसकी आर्थिक गतिविधियों का जो मापन है वो हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत करते हैं। किसी जो देश है तो उसकी राष्ट्रीय आय जो रहती है उसकी आर्थिक गतिविधियों का क्या होती है, एक हमको पूरा सिनेरियो प्रदान करती है, पूरा पिक्चर प्रदान करती है कि उस देश की राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल है, कितना उसने एक वित्तीय वर्ष में अपनी राष्ट्रीय आय हासिल की है। एक हमको व्यापक परिदृश्य, एक व्यापक सिनेरियो, व्यापक पिक्चर हमको राष्ट्रीय आय का देखने को मिलता है, जिसमें उस राष्ट्र की क्या है, सारी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, जापान, जर्मनी, रूस, चीन, अदर कोई भी यूरोपीय अमेरिकन कंट्री, यानी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री है, उसकी राष्ट्रीय आय को जब हम मापते हैं तो उसकी सारी गतिविधियों को उसमें शामिल करते हैं, तो वही एक होल रूप से क्या होती है, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो जब बात राष्ट्रीय आय की होगी तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि यह किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का क्या होती है, एक व्यापक मापन प्रदान करती है। किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक मापन प्रदान करती है, व्यापक माप प्रदान करती है, तो वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। तो राष्ट्रीय आय क्या है, किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है। यह देश की क्रय शक्ति को दर्शाता है। क्रय शक्ति का मतलब है आपकी जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपकी कोई भी कॉलोनी है तो उसमें कोई भी एक जो मकान होगा वो मर्सिडीज खरीदने की कैपेबिलिटी रखता होगा, है ना, बोलेरो खरीदने की कैपेबिलिटी रखता होगा। कोई और अन्य जो मकान है वो बाइक खरीदने की कैपेबिलिटी रखता होगा, अन्य कोई मकान है वो साइकिल खरीदने की कैपेबिलिटी रखता होगा। तो इनकी जो खरीदने की जो क्षमता है उसे ही हम क्या बोल लेते हैं, क्रय शक्ति क्षमता। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी राष्ट्र, उसकी क्रय शक्ति की क्षमता कितनी ज़्यादा है, जो कितनी महंगी वस्तुओं को, कितनी कीमत की वस्तुओं को खरीद सकता है, तो उसे बोलते हैं हम क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, किसी वस्तु व्यक्ति की क्या होती है, खरीदने की क्षमता होती है। कोई 5 रुपए की चीज़ खरीद सकता है तो कोई 500 खरीद सकता है, कोई 5 लाख की कर सकता है। तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग क्या है, क्रय शक्ति क्षमता है। तो राष्ट्रीय क्या होती है, किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को एक व्यापक माप होती है। यह देश की क्रय शक्ति को दर्शाता है, यानी जितनी राष्ट्रीय आय होगी उसकी, जितनी बड़ी उसकी आर्थिक गतिविधियाँ होंगी, उतनी
ही बड़ी उसकी क्रय शक्ति होगी। जितनी व्यापक आर्थिक गतिविधियां होंगी, जितना अधिक उत्पादन होगा वस्तुओं सेवाओं का, उतना ही उसका जो इकोनॉमिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक सिनेरियो उतना ही उसका विस्तृत होगा। और जितना ज़्यादा जिसका इकोनॉमिक सिनेरियो विस्तृत होता है, उसकी क्रय शक्ति क्षमता भी उसकी अधिक होती है। जैसे हम इंडिविजुअली रूप से देखें, मेरी जो इनकम है, तो मेरी इनकम के अनुसार मेरी क्रय शक्ति क्षमता होगी और आपकी इनकम के अनुसार आपकी क्रय शक्ति क्षमता होगी। अदर किसी पर्सन की इनकम के अनुसार उसकी क्रय शक्ति क्षमता होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र की क्या होती है, क्रय शक्ति क्षमता जो होती है अलग अलग होती है, जो उसकी क्या होल जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक गतिविधियों का क्या हमको एक व्यापक माप प्रदान करती है। किसी अर्थव्यवस्था की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको क्या है, उनको ही हम राष्ट्रीय आय में क्या है इंक्लूड करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की एक विस्तृत और महत्वपूर्ण जो परिभाषा होगी वो है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है और यह देश की क्या दर्शाता है, क्रय शक्ति को दर्शाता है। तो आपको यही लाइन लिखना है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का व्यापक माप है और यह देश की क्रय शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेर्स ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा को पेश किया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, तो वो है आपके अर्थशास्त्री साइमन कुजनेर्स। आपने कुजनेर्स कर्व के बारे में सुना होगा, तो आगे जब इकोनॉमी के और भी लेक्चर आएंगे तो उसमें हम आपको कुजनेर्स वक्र के बारे में, कुजनेर्स कर्व के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। तो यहाँ आपको राष्ट्रीय आय में क्या 3 बिंदु लिखने हैं। अगर आपसे राष्ट्रीय आय लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को एक व्यापक माप प्रदान करती है। 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे यह देश की क्रय शक्ति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यह देश की क्रय शक्ति को दर्शाता है। पहला क्या हो गया, किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को एक माप प्रदान करती है। दूसरा देश की क्रय शक्ति को दर्शाता है। तीसरा आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय शब्द जो है सबसे पहले इसकी अवधारणा साइमन कुजनेर्स ने पेश की थी। राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अवधारणा किसने पेश की थी, नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेर्स ने क्या की थी, पेश की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेर्स ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को हम 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, किसी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों की व्यापक माप प्रदान करता है। दूसरा, यह देश की क्रय शक्ति क्षमता को दर्शाता है। तीसरा क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेर्स ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या की थी, पेश की थी। अब हम राष्ट्रीय आय के अर्थ को समझेंगे। अब हम क्या समझेंगे, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। अगर हम एक साधारण भाषा में देखें, एक कॉमन लैंग्वेज में देखें, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी देश में किसी विशेष अवधि एक वर्ष में, जैसे मान लो 2021-22 या 2019-20, 2023-24, कोई भी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल्य है। क्या है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, किसी देश में किसी विशेष अवधि यानी कि एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल्य। तो वस्तुओं सेवाएं ऐसे मीन्स कोई भी वस्तु का भारत में, जैसे मान लो बेकरी उद्योग में किसी चीज़ का उत्पादन हुआ, ठीक है, और सर्विस सेक्टर में मान लो पर्यटन में उत्पादन हुआ कई सारा, तो उसका जो फिर लास्ट में हम जो उसकी इनकम निकालेंगे कितने पैसों का हमने उत्पादन किया है ना, तो उसी को हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करेंगे। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि अंतिम वस्तु, ये अंतिम शब्द क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो अंतिम से आशय होता है कि उपभोक्ता तक वो चीज़ उपभोग कर ली गई हो। मतलब मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने शॉप पे जाके ब्रेड या अन्य कोई भी बेकरी प्रोडक्ट हमने खरीदा, बिस्किट वगैरह, और फिर मैंने उसको क्या किया, कंज्यूम किया, है ना, तो वो क्या हो गया, वो मेरे लिए अंतिम हो गया। वो मेरे लिए क्या हो गया, अंतिम हो गया। यानी जब कोई जो वस्तु है उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर ली जाती है, उपभोग हेतु खरीदी जाती है, तो उसको हम अंतिम वस्तु मानते हैं। उसके बीच में वो जहाँ से उत्पादन हुई थी, फिर किसी और ने उसको खरीदा, फिर किसी और ने खरीदा, लेकिन जब तक वो उपभोक्ता तक नहीं पहुँचती है उसको अंतिम नहीं कहा जाता। मान लीजिए आलू है, तो किसी गृहिणी के लिए वो अंतिम होंगे क्योंकि गृहिणी ने उसको खरीदा, घर में बनाया, सबने उसको खाया। लेकिन किसी होटल वाले के लिए जिसने खरीदा, वो बनाएगा, परोसेगा किसको, अपने ग्राहक को, तो ग्राहक के लिए अंतिम हुए। ये होटल वाले के लिए आलू अंतिम नहीं है, ग्राहक के लिए उसका खाना क्या है, अंतिम है, क्योंकि ग्राहक ने उसको वो किया, उसको सेवा का लाभ लिया, उसको क्या किया, पे किया। समझ रहे हो। तो जब तक कोई वस्तु
यह सेवा उपभोक्ता द्वारा उपभोग नहीं की जाती, उसको अंतिम नहीं कहा जाता। अंतिम एक ही कंडीशन पे कहा जाता है कि उसको उपभोक्ता द्वारा क्या कर लिया गया है, उपभोग कर लिया गया है। यानी राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में किसी विशेष अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल्य है। तो अंतिम शब्द का जो अर्थ है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अंतिम का अर्थ क्या है कि कंज्यूमर द्वारा उस चीज को क्या है, कंज्यूम कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए जो आपकी नेशनल इनकम होती है 1 ईयर में किसी कंट्री में जो भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू को मापती है। यानी एक साल में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो ही क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय की कई सारी परिभाषाएं भी दी गई हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इनको ही एग्जाम में लिखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसने किस तरीके से परिभाषित किया। अल्फ्रेड मार्शल जी की बात करें तो उन्होंने किन शब्दों में परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है कि किसी देश का श्रम और पूंजी अपने प्राकृतिक संसाधनों पर काम करते हुए हर साल सभी प्रकार की सेवाओं सहित वस्तुओं, सामग्री और अभौतिक का एक निश्चित शुद्ध समुच्चय पैदा करती है। मतलब उन्होंने कहा कि श्रम भी पूंजी उत्पन्न करती है और पूंजी भी पूंजी उत्पन्न करती है। मान लीजिए कोई श्रमिक है, वो काम कर रहा है तो उसको जो आय हुई तो वो उसकी इनकम हो गई। लेकिन हम पूंजी से भी पूंजी कमाते हैं। जैसे मान ली मेरे पास एक्स्ट्रा आय है तो उसको कहीं भी इन्वेस्ट करूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूँ या कहीं किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करूं तो मैं पैसे से पैसा कमा रही हूँ, तो ये भी मेरी इनकम है। और यहाँ श्रम से पैसा कमाया जा रहा है तो ये भी क्या इनकम है। तो मार्शल जी ने क्या किया, चाहे वो पैसा श्रम से कमाया जाए या फिर पूंजी से कमाया जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करते हैं। पैसा कमाया जाना चाहिए, या फिर श्रम से कमाया जाए या फिर पैसे से पैसा कमाया जाए। यानी एक्स्ट्रा जब पूंजी होती है, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए तो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट हो गया, कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, तो जब उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करके भी तो हम पैसा ही कमाते हैं ना, वहाँ हमारा श्रम नहीं लग रहा होता है। तो श्रम और पूंजी दोनों से क्या है, हम क्या करते हैं, अपनी आय को क्या करते हैं, सृजित करते हैं। तो मार्शल जी ने इसी बात को यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जो हमारा राष्ट्रीय लाभांश होता है वो श्रम और पूंजी द्वारा दोनों ही द्वारा कमाया गया क्या होता है, आय का अंश होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइमन कुजनेस ने राष्ट्रीय आय को कैसे परिभाषित किया है। जीडीपी द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय आय के माप से राष्ट्र के कल्याण का शायद ही अनुमान लगाया जा सकता है। अधिक विकास के लिए यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि क्या और किसके लिए। तो साइमन कुजनेस जी कहते हैं कि अगर हमें अधिक विकास चाहिए तो हमको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि हम क्या उत्पादित कर रहे हैं और किसके लिए उत्पादित कर रहे हैं। आपको इन परिभाषाओं को याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक नॉर्मल वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। मेन जो आपके लिए डेफिनेशंस आएंगी जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं वो आगे आने वाली है। ठीक है, साइमन कुजनेस ने एक और परिभाषा दी है, वर्ष के दौरान देश की उत्पादक प्रणाली से, इन देश में जो भी उत्पादन यूनिट्स हैं, उत्पादन हो रहा है, उनसे अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में, यानी जो कंज्यूमर है, आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध उत्पादन या पूंजीगत वस्तुओं के देश के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि। सीधे शब्दों में अगर बात करें, कहीं भी किसी भी यूनिट में, देश में किसी भी स्थान पर कोई भी उत्पादन होता है, जब वो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम कर ली जाता है तो वही क्या कहलाता है, फिर राष्ट्रीय आय के रूप में इंक्लूड किया जाता है। यानी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। मोटा मोटी यही बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाओं के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे इकोनॉमी में। इन फैक्टर पर अगर आपने अच्छी पकड़ कर ली तो आपकी इकोनॉमी क्या है, बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे कि राष्ट्रीय आय को मापने में उपयोग की जाने वाली कौन कौन सी अवधारणा है, तो उन सारी अवधारणाओं को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझा पाऊँ, जीरो लेवल पर जो विद्यार्थी है उसको भी मैं समझा पाऊँ, और आई होप कि मैं क्लियर कर ही दूँगी। ठीक है, बस आपको एक बार लेक्चर ध्यान से सुनना है। तो यह हम राष्ट्रीय आय की कई सारी अवधारणाओं को देखेंगे। पहले हम जीडीपी के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या है जीडीपी। घरेलू क्षेत्र की बात की जाती है इसमें, या फिर बाहरी क्षेत्र की बात की जाती है। जीएनपी क्या है, कैसे इसको परिभाषित करते हैं। एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ये कारक लागत क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, प्रयोज्य आय क्या होती है, और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। इन सारे टॉपिक पर हम क्या है, विस्तार से बात करने वाले हैं।
क्योंकि ये राष्ट्रीय आय से संबंधित ही अवधारणा है। प्रयोज्य आय के बारे में देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के बारे में देखेंगे, वास्तविक आय के बारे में देखेंगे और जीडीपी अपस्फीति कारक के बारे में भी हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या है ना। तो जीडीपी क्या होती है, एक वर्ष के दौरान हमें समय एक वर्ष ही लेना पड़ेगा। ऐसे हम सारी जिंदगी को कंक्लूड नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की उत्पादन है तो हम एक वर्ष ही काउंट करते हैं, चाहे वो 21, 22 हो, 23 हो, 23, 24 हो, 24, 25 हो, किसी भी एक ईयर को हम काउंट करते हैं। देश के भीतर यानी देश की घरेलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। देश के भीतर का मतलब होता है, ये अपना इंडिया हो गया, तो इसकी जो घरेलू सीमा होगी, मैं एक रफ बना रही ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इंडिया हो गया, तो इसकी घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू जैसे हमारा घर होता है ना, तो उसके घर के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती है वो हमारी क्या कहलाती हैं, घरेलू कहलाती। तो ये हो गया आपका इंडिया। अब यहाँ इंडिया की घरेलू सीमा में अब क्या शामिल करेंगे, सिर्फ यही पार्ट शामिल नहीं करेंगे, इसमें इसकी ये समुद्री सीमा भी शामिल होती है। ये 200 नॉटिकल मील की जो समुद्री सीमा है ये भी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा इसके जो हवाई जहाज हैं किसी अन्य देश में उड़ रहे हैं, ये पंजीकृत हैं, भारत के ही हवाई जहाज हैं, है ना। ये भारत का अन्य हवाई जहाज़ों में भारत में कोई पंजीकरण है तो वो हवाई जहाज भी घरेलू सीमा में शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो राजदूत रहते हैं अन्य देशों में या अन्य देशों के भारत में, वो भी घरेलू सीमा में ही इंक्लूड किए जाएंगे। तो घरेलू सीमा से तात्पर्य क्या है कि भारत की घरेलू सीमा का मतलब होता है भारत की वो सीमा जहाँ जहाँ भारत का अधिकार क्षेत्र है, भारत की वो सीमा जहाँ जहाँ भारत का अधिकार क्षेत्र है। भारत इनमें कार्य करने के लिए क्या पूर्णतः स्वतंत्र है। तो इसमें इसकी समुद्री सीमा भी इंक्लूड होती है, इसमें राजदूत भी इंक्लूड होते हैं, इसमें ये एविएशन सेक्टर भी इंक्लूड होता है। तो ये होती है भारत की क्या घरेलू सीमा। ठीक है, तो जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। अब देश के भीतर मीन्स ये इंडिया हो गया, इंडिया के भीतर कोई भी व्यक्ति कोई भी उत्पादन करता है, चाहे वो गुड्स का करे या फिर सर्विसेज का करे, चाहे फिर वो इंडियन हो या फिर वो कोई फॉरेनर हो। कंडीशन बस यही कि देश के भीतर होना चाहिए, चाहे वो भारतीय करे या फिर कोई गैर भारतीय करे, यानी इंडियन करे या अमेरिकन करे, यूरोपियन करे, देश के भीतर अगर कोई उत्पादन कर रहा है वस्तुओं सेवाओं का तो हम उसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। कंडीशन क्या है, देश के भीतर उत्पादन होना चाहिए। कर कौन रहा है इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उत्पादन कहाँ है, देश के भीतर होना चाहिए, तभी हम उसको जीडीपी बोलेंगे। तो देश के भीतर कोई भी उत्पादन करे ये मायने नहीं रखता, चाहे इंडियन करे या जापानी करे, चाइनीज करे, रशियन करे या कोई यूरोपियन व्यक्ति करे, कोई मायने नहीं रखता, उसे हम जीडीपी में ही इंक्लूड करेंगे। एक ही शर्त है, घरेलू सीमा के भीतर, इन देश की घरेलू सीमा में अगर उत्पादन हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। एक ही शर्त है, घरेलू सीमा। ठीक है, फिर चाहे कोई भी व्यक्ति उसमें उत्पादन कर रहा हो, भारतीय या गैर भारतीय। बाजार मूल्य पर व्यय विधि। अब जो हम आगे राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां पढ़ेंगे उनमें इन विधि को देखेंगे, अभी हम इस विधि को नहीं देखेंगे ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब हम राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां पढ़ेंगे, व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि, उसमें हम इन विधियों को देखेंगे। तो हमने अभी जीडीपी को समझा, अब हम आगे देखते हैं एनडीपी क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम उत्पादन करते हैं, मान लीजिए एप्पल का कोई मोबाइल है, शुरुआत में जब उसका उत्पादन हुआ तब उसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही रही होगी, लेकिन समय बदलते बदलते उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने जब अपना MI का मोबाइल खरीदा था तब वो 14,000 का मैंने लिया था और आज वो लगभग 8-10 हज़ार में आराम से मिल जाता है। तो यानी उसकी कीमत है तो वो न्यू ब्रांड ही, उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। इसे ही हम बोल लेते हैं क्या, मूल्यह्रास हुआ है। इसे क्या बोल लेते हैं, मूल्यह्रास। तो जितना ये मूल्यह्रास हुआ है उसे जीडीपी में से क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, तो निकल आता है हमारा एनडीपी। आई बात समझ में आपको। यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो इनिशियल में उसकी कॉस्ट रहती है, उसकी जो प्राइस रहती है जो हाई रहती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्राइस में जो कमी हुई है उसे ही हम मूल्यह्रास बोल देते हैं। तो जब हम मूल्यह्रास को जीडीपी में से हटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एनडीपी मिल जाता है। जीडीपी होता है ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है नेट, यानी कि शुद्ध, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें, शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है वो एनडीपी होता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम सकल घरेलू उत्पाद में से मूल राशि को घटाकर प्राप्त करते हैं। तो एनडीपी क्या है? वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के शुद्ध उत्पादन का मूल्य है, यानी जो हमारा जीडीपी था उसमें फिर बाद में जो मूल्य ह्रास हो गया तो मूल्य ह्रास को उसमें से हटा देंगे और हमको क्या मिल जाएगा? एनडीपी मिल जाएगा। यानी देश के कुछ पूंजीगत उपकरण हर साल उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं? खराब या पुराने हो जाते हैं, यानी समय अनुसार उनकी मूल्य में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कोई भी इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, तो समय के अनुसार उसमें ह्रास होगा, उसके मूल्य में कमी होगी, तो इसे क्या है? हम मूल्य ह्रास में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी और एनडीपी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे जीएनपी के बारे में कि जीएनपी क्या है। तो जीएनपी, जैसा कि हम जीडीपी पढ़कर आए थे, जीडीपी का क्या था कि घरेलू सीमा के भीतर कोई भी उत्पादन कर रहा हो, तो वो तो आपका जीडीपी था। लेकिन जीएनपी में क्या होगा? सिर्फ भारतीय, जीएनपी में आप एक टर्म याद रखेंगे कि भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन, चाहे फिर वो कहीं भी कर रहे हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर, पूरे होल वर्ल्ड में, अगर कोई इंडियन कोई भी उत्पादन कर रहा है तो उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका जीडीपी हो गया और ये आपका क्या होगा? जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी में एक शर्त है घरेलू सीमा, यानी घरेलू सीमा के अंदर कोई भी उत्पादन कर रहा हो, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज, इंडियन, उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन जीएनपी में एक ही शर्त है कि उत्पादन इंडियन द्वारा होना चाहिए। उत्पादन कौन कर रहा हो? एक इंडियन, एक भारतीय नागरिक कर रहा हो, और फिर वो कहीं भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जापान में करे, चाहे वो स्विट्जरलैंड में करे, चाहे वो अमेरिका में करे, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में करे, यानी होल वर्ल्ड में कोई भी इंडियन कहीं भी कोई भी उत्पादन करता है तो उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। तो जीएनपी एक वर्ष के दौरान किसी देश में मौजूदा उत्पादन के परिणाम स्वरूप बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का कुल माप है, जिसमें विदेशों से शुद्ध आय भी शामिल होती है। जीएनपी में 5 प्रकार की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं, यानी जीएनपी में भारतीय द्वारा उत्पादन किया जाता है, पूरे होल वर्ल्ड में कहीं भी कर सकता है वो, तो भारतीय द्वारा उत्पादन ही क्या कहलाता है? आपका जीएनपी कहलाता है। जीएनपी में कौन कौन सी 5 वस्तुएं हम इंक्लूड करते हैं? पहला तो हम उनको इंक्लूड करते हैं जो एक वर्ष के में उत्पादित अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जिसे हम खपत कहते हैं, यानी उपभोक्ता द्वारा जो कंज्यूम किया गया है, कोई भी प्रोडक्ट है, गुड्स है, सर्विसेज है, उसको इसको इंक्लूड करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? जितनी भी हमारी जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनमें हमारा जो सकल निजी घरेलू निवेश है, निश्चित पूंजी निर्माण है, आवासीय निर्माण, तैयार अधूरे माल की सूची, यानी जिसे हम सकल निवेश कहते हैं, वो भी इंक्लूड करते हैं। तो जीएनपी में पहले खपत शामिल होती है कि कंज्यूमर द्वारा कितना कंज्यूम किया गया है, पहला क्या है? खपत, कंज्यूमर द्वारा कितना कंज्यूम किया गया है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, यानी पूरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है एक इंडियन द्वारा, चाहे वो इंडिया में किया गया हो या कहीं बाहर किया गया हो। तीसरा हम देखते हैं सरकार द्वारा उत्पादित या खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं। तीसरे में क्या है? सरकार जो है इंडिया की, उसने जितनी भी वस्तुओं सेवा का उत्पादन किया है या उनको खरीदा है, उनको भी हम क्या करते हैं? जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। चौथा क्या है? वस्तुओं सेवाओं का शुद्ध निर्यात, यानी हमने कितना निर्यात किया है। हम निर्यात जो इंडिया में जो इंडियन लोगों द्वारा अपनी गुड्स और सर्विसेज का कितना एक्सपोर्ट किया गया है, उसको इसमें क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, निर्यात के मूल वस्तुओं सेवाओं के आयात के बीच का अंतर होता है, यानी जो हमारा चौथा फैक्टर, उसमें क्या हमने जितना आयात किया, आयात का मतलब होता है दूसरों से हम अपने यहाँ मंगाते हैं, और निर्यात का मतलब होता है हम अपने यहाँ से दूसरों देश में क्या होते हैं? भेजते हैं, उनको बेचते हैं एक्स्ट्रा, तो इसको हम निर्यात बोलते हैं। तो जब निर्यात और आयात का अंतर निकालेंगे तो उससे हम विदेशों से शुद्ध कारक आय के रूप में जानेंगे। ठीक है, यानी विदेशों से शुद्ध कारक आय जो भारत के सामान्य निवासियों द्वारा विदेश से प्राप्त कारक आय। कोई भी इंडियन विदेश में रहकर जो भी अर्निंग करता है और अपने इंडिया में भेजता है तो विदेशों से आय हो गई। अगर कोई विदेशी आके इंडिया में रहकर अर्निंग करता है तो उसकी आय हो गई। तो जब हम विदेशों से शुद्ध आय निकालेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे इंडियंस ने रहकर जितनी इनकम की है
उसमें से अदर जो फॉरेनर है उन्होंने इंडिया में रहकर जितनी इनकम की है उनका माइनस क्या है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम तो सरप्लस में हैं। जैसे कि रेमिटेंस की बात करें तो हमारे कई सारे इंडियंस अरब देशों में, खाड़ी देशों में जाकर बसते हैं और अर्निंग करते हैं, फिर उसका अपने देश में यानी इंडिया में अपने फैमिली वालों को भेजते हैं, तो उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। बोलते हैं ना कि रेमिटेंस प्राप्त में भारत पहले स्थान पर है, फिर बाद में सिंगापुर, चाइना वगैरह के स्थान आते रहते हैं। तो रेमिटेंस में हम क्या है, भारत हमेशा सरप्लस में, हमेशा पॉजिटिव कंडीशन में रहता है। यानी हमारे बहुत सारे इंडियंस बाहर अरब देशों में, खाड़ी देशों में रह रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा को इंडिया में भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है, जो विदेशों से शुद्ध आय होती है उसमें हम इंक्लूड सरप्लस की कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां जो है हमारा, इसमें बाजार मूल्यों पर जीएनपी का अर्थ है देश में सालाना उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य और विदेशों से शुद्ध कारक है। बाजार मूल्य का मतलब होता है जब वस्तुओं में टैक्स वगैरह इंक्लूड कर दी गए हो, ठीक है, और उन पर जो सब्सिडी मिली हो उनको हटा दिया गया हो, तो इसको हम बाजार मूल्य बोल लेते हैं। जब उस पर टैक्स लग के कोई वस्तु हमारे पास जब पहुंचती है तो टैक्स लग कर ही पहुंचती है। ये कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है किसी भी चीज़ को तो उसको टैक्स चुका कर ही तो कंज्यूम करता है। मेन जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्राइस इतनी नहीं होती है, लेकिन टैक्स लग के उस पर क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है। तो इसी को हम बाजार मूल्य बोल देते हैं। इसमें क्या है, टैक्स भी इंक्लूड रहते हैं, है ना। तो जीएनपी को हम कैसे निकालते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला बात करें तो जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। विदेशों से शुद्ध कारक आय का एक ही मतलब है कि इंडियंस ने बाहर रहकर कितना कमाया और बाहरी लोगों ने इंडिया में रहकर कितना कमाया, उसका डिफरेंस, उसका अंतर। ठीक है, तो बाजार मूल्य पर जीएनपी क्या हो गया, बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एनएनपी। अब बाजार मूल्य का एक ही मतलब है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उस पर टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, तो बाजार मूल्य पर हम एनएनपी निकाल, जैसे हमने जीडीपी से एनडीपी निकाला था, यानी एनडीपी क्या था, जीडीपी मीन्स मूल्य ह्रास, वैसे ही हम जीएनपी से एनएनपी निकालेंगे। एनएनपी इक्वल होता है जीएनपी मीन्स मूल्य ह्रास। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो क्या था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, जितना हमारा डिप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, तब हमको एनएनपी प्राप्त होती है। तो एनएनपी एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के शुद्ध उत्पादन के मूल्य को दर्शाता है। शुद्ध उत्पादन का मतलब है कोई भी जो हमको हानि हुई है वो हम हटा देंगे तो हमको पूरा प्रॉफिट शुद्ध उत्पादन मिल जाएगा, है ना। जो हानि के कारक उनको हटाने के बाद हम क्या करते हैं, शुद्ध उत्पादन को प्राप्त करते हैं। तो एनएनपी जीएनपी से मूल्य ह्रास के मूल्य या पूंजीगत संपत्ति के प्रतिस्थापन भत्ते को हटाकर प्राप्त की जाती। यानी इकोनॉमी में जितने मशीनरी हैं, उत्पादन के साधन है, तो एक समय बाद उनका मूल्य ह्रास होता है, उनके पुर्जे घिसते हैं, तो ये क्या है, उन मूल्य की हानि है। तो जब मूल्य की हानि को हटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, एनएनपी मिल जाती है। तो एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। एनडीपी क्या था, जीडीपी मीन्स माइनस मूल्य ह्रास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं घटक लागत पर एनएनपी। वो क्या था, वो मार्केट प्राइस थी, बाजार लागत थी, है ना, मार्केट कॉस्ट थी। ये क्या है, आपकी फैक्टर कॉस्ट है, ये घटक लागत है। ये शुद्ध घटक लागत मीन्स जितने, जब हमने उत्पादन किया, मान लो मैंने किसी प्रोडक्ट का उत्पादन किया तो लागत आई थी उसकी 150 रुपये, तो 150 रुपये तो उसका घटक लागत हो गया। लेकिन फिर मार्केट तक पहुँचते पहुँचते इस पर टैक्स इंक्लूड हुआ और ये हो गया 300 रुपये का, है ना। तो 300 रुपये उसकी बाजार लागत हो गई, जबकि 150 रुपये क्या थी, उसकी फैक्टर लागत यानी घटक लागत थी। ठीक है, तो आपको समझ में आया, फैक्टर कॉस्ट यानी घटक लागत हमेशा बाजार मूल्य से कम होती है। तो एनएनपी आउटपुट के बाजार मूल्य को दर्शाता है। जो हमारा एनएनपी था, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद था, वो बाजार मूल्य को दर्शा रहा था। जबकि जो कारक लागत पर एनएनपी होता है, जो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी होता है, वो उत्पादन के कारकों को किए गए आय भुगतान का योग है। जब हमने उत्पादन किया था उसमें जो भी उत्पादन के कारक थे उनको जो हमने भुगतान किया था वो ही उसमें इंक्लूड किया जाता है। बाजार मूल्य पर एनएनपी के धन मूल्य से हम अप्रत्यक्ष करों की राशि को घटाते, यानी अगर हमें बाजार मूल्य पर एनएनपी चाहिए तो क्या करेंगे, हम
फैक्टर कॉस्ट में क्या है, टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे और कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय पर पहुंचने के लिए सब्सिडी को जोड़ देते हैं, है ना। तो बाजार मूल्य पर जब हमें एनएनपी चाहिए तो देखिए फैक्टर कॉस्ट को ऐसे लिखते हैं और मार्केट कॉस्ट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है। ध्यान से देखना आप, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी मार्केट कॉस्ट, बाजार मूल्य पर है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स हटाएंगे, ठीक है, टैक्स माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे। टैक्स हटाएंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे तो हमको क्या है, फैक्टर कॉस्ट पर कारक लागत पर एनएनपी मिल जाएगी। यानी क्या करेंगे, हम बाजार मूल्य पर एनएनपी से हम टैक्सों की राशि को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त हो जाएगी। सीधी सी बात है कि जो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है वो कारक लागत होती है, वो मेन लागत होती है, जबकि बाजार कॉस्ट है वो उसमें टैक्स जुड़ जाते हैं। तो जब हम अपनी कारक लागत निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, तो बाजार मूल्य में से हमको टैक्सेज हटाने पड़ेंगे और सब्सिडी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। इसी का अगर उल्टा कर दो तो बाजार मूल्य पर निकालने के लिए हमें इसमें टैक्स जोड़ देंगे। आई बात समझ में, क्योंकि मेन उत्पादन था और इसमें टैक्स लगेंगे, फिर इसमें सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमको बाजार मूल्य पर एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत आय, कि व्यक्तिगत आय क्या होती है, जो पर्सनल इनकम होती है वो क्या होती है। व्यक्तिगत आय एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से किसी देश के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल आय। मैं एक व्यक्ति हो गई, आप एक व्यक्ति हो गए, हमारी सभी स्रोतों से जो इनकम होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, व्यक्तिगत आय होते हैं। यह कभी राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होती है, ठीक है, यह कभी राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होती है। व्यक्तिगत आय को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय और प्लस स्थानांतरण भुगतान। जो राष्ट्रीय आय होता है और उसमें जितना भी स्थानांतरण भुगतान हुआ दोनों को जोड़ते हैं और उसमें से सामान्य सुरक्षा योगदान और कॉर्पोरेट लाभ को घटा देते हैं तो हमको व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाती है। ये व्यक्तिगत आय का क्या है, आपका फॉर्मूला है। यानी जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें से जितने भी हमने सोशल सिक्योरिटी के लिए हमने खर्च किया है, जितना भी हमारा कॉर्पोरेट लाभांश है उसको हम माइनस कर देंगे और स्थानांतरण भुगतान को जोड़ देंगे तो हमको व्यक्तिगत आय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम प्रयोज्य आय देख लेते हैं। प्रयोज्य आय को प्रयोज्य व्यक्तिगत आय के रूप में भी जाना जाता है। प्रयोज्य आय को प्रयोज्य व्यक्तिगत आय के रूप में भी जाना जाता है। यह आयकर के भुगतान के बाद व्यक्तियों की आय है। जब अपने टैक्स को पे कर देते हैं, जो हमारा इनकम टैक्स होता है उसको हम भुगतान कर देते हैं, उसको पे कर देते हैं, तो उसके बाद जो हमारी इनकम बचती है उसको ही हम प्रयोज्य आय बोल देते हैं, जिसकी हम खपत भी कर सकते हैं, जिसको हम बचत भी कर सकते हैं। यानी फिर हमारे पास शुद्ध आय जो बच जाती है, फिर चाहे उसको खर्च करें या उसकी हम बचत करें, वो हमारी प्रयोज्य आय कहलाती है। तो आयकर के भुगतान के बाद व्यक्तियों की जो आय होती है वो क्या होती है, प्रयोज्य आय होती है। यानी हमने अपनी इनकम पर इनकम टैक्स को चुका दिया है, उसके बाद जो हमारी आय है वो हमारी प्रयोज्य आय होगी। मान लीजिए मेरी इनकम 1.5 लाख है, 1.5 लाख में से मैंने 25,000 अपने इनकम टैक्स के कटा दिए, ठीक है। तो हमारे पास 1,25,000 जो आय बची है वो हमारी प्रयोज्य आय है और उस प्रयोज्य आय को हम कंज्यूम कर सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, चाहे तो बचत कर सकते हैं। अब उस पर हमें कोई टैक्स वगैरह नहीं देना है। तो ये हमारी क्या होती है, प्रयोज्य आय होती है और ये खपत के लिए घरों में क्या होती है, उपलब्ध होती है। यानी कि प्रयोज्य आय क्या है, व्यक्तिगत आय में से हम जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेज होते हैं उनको जब घटा देते हैं तो हमको प्रयोज्य आय प्राप्त हो जाती है। चूँकि पूरी प्रयोज्य आय खपत पर खर्च नहीं की जाती, हम उसमें कुछ बचत भी कर लेते हैं, कई सारे कार्य कर लेते हैं, है ना। तो ये प्रयोज्य आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर को घटाकर हमको प्राप्त की जाती है। तो प्रयोज्य आय में खपत और बचत दोनों ही चीज़ों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि टैक्स तो हमने चुका दिया। उसके बाद टैक्स भी कौन सा, डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो हम अपनी खपत में ही चुकाएंगे ना। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो वहाँ तो इंक्लूड रहेगा ही, तो वहाँ बात नहीं की जाती। हमारी इनकम में से जो हम डायरेक्ट टैक्स को चुकाते हैं उसके बाद जो हमें मिलती है वो हमारी प्रयोज्य आय होती है, जिससे हम बचत और खपत दोनों पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय को हम पर कैपिटा इनकम बोल देते हैं। तो किसी वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की औसत आय, किसी वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की जो औसत आय है
वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। इसे हम कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर निकालते हैं। मान ली इंडिया की राष्ट्रीय आय जितनी डॉलर है, उसमें इंडिया की जनसंख्या का क्या हम करेंगे? भाग देंगे। तो फिर हमको जो प्राप्त होगा वही क्या होगा? हमारी व्यक्तिगत आय होगी। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में उसकी जनसंख्या से भाग देकर हम क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति आय को निकालते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय किसी वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की औसत आय होती है, इसलिए इसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। और यह देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर क्या किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है। अब हम वास्तविक आय के बारे में देखेंगे कि जो वास्तविक आय है वो क्या होती है। नाममात्र आय राष्ट्रीय आय है, जो किसी विशेष वर्ष के सामान्य मूल्य स्तर के संदर्भ में क्या की जाती है? व्यक्त की जाती है। वास्तविक आय नाममात्र आय की क्रय शक्ति है। जो हमारी नाममात्र की आय हुई थी तो उसकी खरीदने की क्षमता कितनी है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसे ही हम वास्तविक आय बोल देते हैं। राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर मुद्रा के रूप में, यानी जो हमारा नेशनल इनकम है प्रेजेंट में, उसकी जो मुद्रा के रूप में उत्पाद और व्यक्ति की वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य है। लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की बात करें तो वास्तविक आय जो होती है वो स्थिर मूल्य पर, वास्तविक आय को हम वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय में चालू वर्ष के दौरान और आधार वर्ष के दौरान जो मूल्य सूचकांक है उनसे डिवाइड देकर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उनसे डिवाइड देकर हमको क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीडीपी अपस्फीति कारक। जीडीपी अपस्फीति कारक जीडीपी में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन का एक सूचकांक है। यानी जीडीपी में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, तो उनका एक समय के बाद मूल्य चेंज होने लगता है। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने जैसे एप्पल का आईफोन लिया, तो आज जो उस प्रोडक्ट बना है, आज उसकी जो कीमत है, 2 साल बाद उसकी कीमत में क्या होगी? डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें कमी हो जाएगी। तो यही क्या है? जीडीपी का अपस्फीति कारक, यानी उसमें जो मूल्य परिवर्तन हो रहा है उसे ही अपस्फीति कारक कहते हैं, जो मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। यह एक मूल्य सूचकांक है जिसकी गणना किसी दिए गए वर्ष में नाममात्र जीडीपी को उसी वर्ष के वास्तविक जीडीपी से भाग देकर और 100 से गुणा करके हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जो हमारी जीडीपी डिफ्लेटर होता है, अपस्फीति कारक होता है, तो नॉमिनल जीडीपी में 100 का गुणा करेंगे और उसको रियल जीडीपी से क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे, तो हमको क्या? जीडीपी डिफ्लेटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को काफ़ी विस्तार से समझा है और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो हमने शुरू में क्या जाना? हमने राष्ट्रीय आय के बारे में जाना कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये अर्थव्यवस्था के किस तरीके के सिनेरियो को हमें दर्शाती है और राष्ट्रीय आय को किस तरीके से हम निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हमने जाना। हमने ये भी जाना कि सबसे पहले इसकी अवधारणा को किसने पेश किया था। राष्ट्रीय आय के विभिन्न पहलुओं को हमने जाना। विभिन्न घटक होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, अल्फ्रेड मार्शल हो गए, साइमन कुजनेट्स जी हो गए, उनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया है, हमने ये भी जाना। हमने ये भी जाना कि जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनमें क्या शामिल कहते हैं कि कंज्यूमर द्वारा जो कंज्यूम किया जाता है उसको ही अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कहा जाता है। हमने ये भी जाना कि घरेलू सीमा क्या होती है और जो जीडीपी और जीएनपी है उसको हम डिफरेंस कैसे कहते हैं। तो जीडीपी में क्या हम घरेलू सीमा शब्द पर फोकस करते हैं, जबकि जीएनपी में हम इंडियन शब्द पर फोकस करते हैं। जीडीपी में क्या घरेलू सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति उत्पाद कर रहा हो, चाहे वो इंडियन हो, रशियन हो, अमेरिकन हो। जीएनपी में क्या एक इंडियन कहीं भी उत्पादन कर रहा हो, इंडिया में, रशिया में, चाइना में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। और जीडीपी में क्या घरेलू सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति अगर उत्पादन कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो हमने जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट सबके बारे में जाना। हमने व्यक्तिगत आय के बारे में जाना, प्रयोज्य आय के बारे में जाना। प्रयोज्य आय के बारे में क्या था? यानी ऐसी आय जिस पर हमने क्या अपने इनकम टैक्स को क्या कर दिया है? चुकाया है। यानी हमने अपने डायरेक्ट टैक्स को जो हम चुका चुके हैं, जब अपनी इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को हटा देते तो हमको प्रयोज्य आय मिल जाती है, जिसको हम खपत भी कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं और जिसकी हम बचत भी कर सकते हैं। हमने पर कैपिटा इनकम को जाना, यानी किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है
जब हम उसकी संपूर्ण जनसंख्या से उसमें भाग दे देते हैं राष्ट्रीय आय में, तो हमको प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाता है। हमने वास्तविक आय के बारे में जाना, जीडीपी अपस्फीति कारक के बारे में भी हम जाना। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं, उनकी मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, अगर विधियां हैं तो उनमें से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है जिससे हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इकोनॉमी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो आशा है आपको इकोनॉमी का लेक्चर, जीडीपी से रिलेटेड सारे टर्म समझ में आए होंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चलें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।